गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का कोर पेपर 5 जो कि है इकोलॉजी का यूनिट 1 का और एक नया टॉपिक। तो आज ये जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसके बाद टेम्पररी एंड परमानेंट इकोसिस्टम, कंप्लीट इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, स्मॉल टू लार्ज इकोसिस्टम क्या क्या है, उसके बाद माइक्रोकोजम, मेजोकोजम और माक्रोकोजम, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। उसके बाद एनर्जी बेस्ड इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन आज के क्लास में करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस क्लास अब नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप मेरे प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और ज़रूर एक लाइक कीजिएगा क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है। तो अन एनर्जी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, तो जो एनर्जी फ्लो होता है, जैसे कि हमें पता है कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में क्या होता है, हमेशा एनर्जी फ्लो करता है, मतलब वन वे डायरेक्शन में जो प्रोड्यूसर है वहाँ से लेके डिकम्पोजर तक क्या होता है, एनर्जी एक मोशन में फ्लो करता है। तो उसी के बेस में, उसी के अकॉर्डिंग में इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। व्हिच नेचुरल ecosystem are mainly powered by natural energy source like sun, tide, wave, currents, इस सब से एनर्जी मिलता है। ठीक है, एनर्जी बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पर कि एनर्जी का जो सोर्स है वहाँ से एनर्जी मेनली मिलता है, जैसे कि सन हो या फिर टाइड, वेव, करंट, यहाँ से एनर्जी मिलता है। The artificial or domesticated ecosystem are mainly powered or subsidized by auxiliary energy source. Auxiliary energy source क्या है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्स से मिलता है, जो कि आर्टिफिशियल जहाँ पर होता है। ठीक है, अन ऑक्सिलरी एनर्जी और एनर्जी सब्सिडी is any energy source other than the solar energy which is used टू रेज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सोलर एनर्जी को छोड़ के बाकी जितना भी आपको पता है जो सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है, वो सभी को ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्स बोला जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक के बाद एक देखेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा नहीं पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स। नेचुरल अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर एनर्जी इकोसिस्टम और एक नेचुरल सोलर पावर इकोसिस्टम सब्सिडाइज्ड बाय अदर नेचुरल एनर्जी। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम क्या है, देखिए, द इकोसिस्टम ऑफ नेचर दैट डिपेंड लार्जली और एंटायरली ऑन द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कैन बी डेजिग्नेटेड अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम। मतलब जो इकोसिस्टम है डायरेक्टली सन लाइट को इन्वॉल्व करके जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है ओशन, ओपन ओशन, या फिर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लार्ज डीप लेक, यहाँ पर सभी नेचुरल अनसब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम दिखाई देता है, जहाँ पर कि डायरेक्टली जो सोलर एनर्जी है उसको यूज करके एनर्जी मिलता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेकंड में देखें, सब्सिडाइज्ड बाय अदर नेचुरल एनर्जी क्या है, देखिए, एक कोस्टल इस्चुअरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम सब्सिडाइज्ड बाय द ऑक्सिलरी एनर्जी। जैसे कि देखिए यहाँ पर सोलर एनर्जी को हम लोग यूज ना करके अगर यहाँ पर इकोसिस्टम में क्या होता है, टाइड या फिर वेव या फिर करंट, ये सब। अच्छा, इस्चुअरी क्या है, इस्चुअरी, कोस्टल इस्चुअरी क्या है, एक पॉइंट होता है जो उस पॉइंट पर क्या होता है, जैसे कि ये अगर आपका सी है, ठीक है, ओशन है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स आकर एक जगह पर, एक पॉइंट जगह पर आकर यहाँ पर मिलते हैं।
तो रिवर और सी का जहाँ पर वो दोनों का जंक्शन होता है, जो एरिया होता है उसको ईस्चुअरी जंक्शन बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो एनर्जी मिलता है, बेसिकली वो सोलर एनर्जी से ज़्यादा वेव, टाइड, करंट, ये सभी एनर्जी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। टाइडल पावर ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इज इन द ईस्चुअरी आर अडेप्टेड टू यूज टाइडल पावर। तो लोग टाइड से जो पावर क्रिएट होता है उसी को ही यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ईस्चुअरी क्या है आपको पता चला, जो जंक्शन होता है जहाँ पर जो सी वाटर और रिवर वाटर जहाँ पर मिलता है, वो जो एरिया होता है उसको, जो जंक्शन को बोला जाता है ईस्चुअरी, ठीक है। तो ये है एक एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म इन द ईस्चुअरी आर अडेप्टेड टू यूज टाइडल पावर। एग्जाम्पल है वाइड एंड रेन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, flowing water of the stream, important organic matters and nutrient reservoir by the small lake from its watershed, ठीक है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो दो तरह का यहाँ पर भी सोलर पावर अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम होता है और एक फ्यूल पावर इकोसिस्टम होता है। तो ह्यूमन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम क्या है, देखिए, दिस इंक्लूड द एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है। दे आर यूजुअली, देखिए ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होता है, इंसान खुद से बनाता है, ठीक है। तो मैन मेड में भी दो तरह का दिखाई देता है, एक है जो कि सब्सिडाइज सोलर पावर इकोसिस्टम होता है और एक फ्यूल पावर इकोसिस्टम होता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन सब्सिडाइज सोलर पावर इकोसिस्टम क्या है, जिसमें कि एग्रीकल्चर या फिर इकोसिस्टम को, एक्वाकल्चर को वहाँ पर यूज किया जाता है। दे आर बेसिकली पावर बाय सोलर एनर्जी, येट मैन पुट इन ए लॉट ऑफ ऑक्सिलरी energy in the form of fertilizer, pesticide, human, animals, labor and the fossil fuel into these ecosystem to increase the productivity या फिर food energy। देखिए इस सभी जगह पर सोलर एनर्जी तो मिलता ही है, ठीक है, सोलर एनर्जी तो मिलता ही, लेकिन इंसानों को क्या चाहिए, इंसानों को ऐसा चाहिए कि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट मिले या फिर कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, फूड एनर्जी मिले। इसलिए क्या कहता है वो इंसान, क्या कहता है, ऑक्सिलरी एनर्जी को भी यूज करता है। ऑक्सिलरी एनर्जी यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल होता है या फिर पेस्टिसाइड यूज करता है, फर्टिलाइजर यूज करता है, ये सभी भी एक तरह का एनर्जी होता है, ऑक्सिलरी एनर्जी के अंदर जाएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा उसको कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से वो ऑक्सिलरी यूज भी करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम बोलते हैं। फ्यूल पावर इकोसिस्टम क्या है, द फ्यूल पावर इकोसिस्टम ऑल्सो नोन एज द अर्बन इंडस्ट्रियल सिस्टम और टेक्नो इकोसिस्टम सच एज टाउन, सिटी, इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या होता है, सोलर एनर्जी तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ये लोग क्या करते हैं, अलग ऑक्सिलरी एनर्जी को ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि इन दिस इकोसिस्टम द हाई कंसंट्रेटेड पोटेंशियल एनर्जी या फिर फ्यूल रिप्लेस अदर देन मेनली सप्लीमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन। सन से ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, फ्यूल या फिर पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा यूज करते हैं। दिस सिस्टम जनरेट जॉब, यहाँ पर जॉब तो मिलता है बट कॉज पोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या है, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अगर हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर अगर डिफरेंसेस देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, दीज इकोसिस्टम आर मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन आर्टिफिशियल में ज़्यादा डाइवर्स या फिर कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देता। नेचुरल इकोसिस्टम में आता है डू नॉट हैव डेफिनाइट गोल्स एंड हैव इवॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर एंड देयर सर्वाइवल वैल्यू। यहाँ पर ज़्यादा तो डेफिनाइट गोल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमेशा ट्रायल एंड एरर चलता है, सर्वाइवल वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है, दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड गोल, कुछ ना कुछ, अगर बिना गोल से तो कोई ह्यूमन तो कुछ तो बनाएगा ही नहीं, बिना मतलब से थोड़ा ही ह्यूमन कोई चीज़ बनाएगा। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गोल होगा जिसके वजह से वहाँ पर इकोसिस्टम बनता है।
नेचुरल इकोसिस्टम में थर्ड पॉइंट देखेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम आर मोर स्टेबल, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, मोर फ्राजाइल, मोर वल्नरेबल टू फेल्योर ड्यू टू लैक ऑफ डाइवर्सिटी। नेचुरल इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल, जो कि हम लोग को पता है न्यूट्रिशन जो साइकिल होता है ना, रिसाइकिल होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होता है फिर से वो डिकम्पोजर के थ्रू सॉइल में जाके मिल जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, रिसाइकलिंग इज इंटरप्टेड, यहाँ पर इंटरप्टेड होता है बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप फॉर कंज्यूम्शन एट द डिस्टेंट लोकेशन थ्रू those introducing new pathway in nutrient cycle like agriculture और ecosystem। ठीक है, यहाँ पर रिसाइकलिंग में नहीं होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है, नया पाथवे दिखाई देता है जहाँ से न्यूट्रिशन साइकिल मिले। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है लेस प्रोडक्टिव, लेकिन आर्टिफिशियल है ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, और इसका एम फॉर ए हायर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन इसमें क्या था, एम टू हैव हायर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या था, फोकस करता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, लेकिन ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा गोल करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो मेजर टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम ओवर द प्लानट अर्थ आर टू टाइप्स, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो या फिर इकोटिक होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल क्या है, इकोसिस्टम एग्जिस्ट ओवर द लैंड सरफेस ऑफ द बायोस्फीयर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि लैंड के ऊपर ज़्यादा रहता है ना, सूखे जगह पर ज़मीन के ऊपर जो इकोसिस्टम होता है उसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसके कि एग्जाम्पल होगा डिजर्ट, ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। मेजर क्लासेस ऑफ रिलेटिवली कॉन्टेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑकरिंग ऑन ए सब कॉन्टिनेंटल और लार्ज, सॉरी यहाँ पर लार्ज होगा, लार्ज लिखा हो, लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज जी लगा दीजिए। लार्ज लैंड एरिया आर कॉल्ड बायोम्स, इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में भी आता है। जब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, सब कॉन्टिनेंटल में या फिर लार्ज लैंड एरिया में अगर कोई इकोसिस्टम दिखाई देता है उसको बायोम्स बोला जाता है। छोटा मोटा अगर होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बहुत बड़ा एरिया होता है या फिर कोई एक सब कॉन्टिनेंटल एरिया को हम लोग चुने तो उसको बोला जाता है बायोम्स। ठीक है, द एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, फॉर्म ए डोमिनेंट फीचर ऑफ द प्लानेट अर्थ, ऑक्यूपाई 70% ऑफ इट्स एरिया। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है ना, अगर हम लोग पूरा अगर प्लानेट को अगर हम लोग 100% लेते हैं तो एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका 70% एरिया को कवर करता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है मेराइन, क्योंकि आपको पता है मेराइन तो 70% आपका जो पानी होता है वो मेराइन वाटर ही होता है। ईस्चुआरिन या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये सभी मिलाकर 70% एरिया ये लोग कवर करते हैं। तो मेराइन इकोसिस्टम क्या है, देखिए, अबाउट 97.2% ऑफ वाटर आर फाउंड इन ओशन। मतलब यहाँ पर बोलने की बात है 70% तो कवर करता है वाटर। आपको पता है जितना पानी, दुनिया का जितना भी पानी है, जितना भी जगह है, 70% तो आपका मेराइन ही कवर करता है। लेकिन अगर पानी में भी देखें तो फ्रेश वाटर भी होता है या फिर सैलाइन वाटर भी होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है या फिर फ्रेश वाटर, दो तरह का वाटर होता है ना। तो अगर हम लोग सारे वाटर को यहाँ पर लैंड नहीं, वाटर को अगर 100% लेते हैं तो सॉल्टी वाटर या फिर मेराइन वाटर आपका 97.2% होता है। मतलब जो पीने लायक जो पानी होता है ना वो सिर्फ 3% होता है। जो फ्रेश वाटर, मधुर पानी जो बोला जाता है, वो सिर्फ 3% ही वाटर रहता है। बाकी जो सॉल्टी वाटर होता है या फिर सेलाइन वाटर वो 97.2% ऑफ वाटर रहता है। ठीक है, द मेराइन वाटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मिनरल इन सॉल्यूशन। ज़्यादा सॉल्ट मिनरल यहाँ पर रहता है, जैसे कि सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन, बेरियम, ये सभी होता है। कॉन्स्टिट्यूट द मिनरल्स ऑफ सी वाटर। इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कोई फिजिकल फैक्टर अगर है तो वो है जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, टाइड, करेंट, ये सभी फिजिकल फैक्टर भी एक मेराइन इकोसिस्टम में दिखाई देता है। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ द शेप द फॉलोइंग जोन आर रिकॉग्नाइज्ड इन द ओशन, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? स्लोपिंग रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कोस्ट लाइन टू द एवरेज ऑफ 160 किलोमीटर इनटू द सी। अगर ये आपका कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ से लेके 160 तक किलोमीटर तक जो एरिया होता है वो होता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसका अगर डेप्थ देखें, गहराई देखें, तो 8 से लेके 200 मीटर तक गहराई रहता है यहाँ पर पानी, जो समुद्री पानी रहता है, तो इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। यूफोटिक या फिर फोटिक रीजन क्या है, जो कि बेसिकली आपका अप टू 50 मीटर्स तक रहता है। रीजन ऑफ सफिशिएंट लाइट यहाँ पर रहता है। अगर लाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्टिव फोटोसिंथेसिस जरूर होगा। तो इस तरह से एरिया को यूफोटिक जोन बोला जाता है। डाइसफोटिक जोन क्या है, जो कि अप टू 200 मीटर रहता है। हियर लाइट ग्रेजुअली डिक्रीज, यहाँ पर क्या होता है, लाइट धीरे धीरे डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज डेप्थ। जितना डेप्थ होगा, पानी का गहराई जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा, उतना ही लाइट का पेनिट्रेशन कम होगा। अगर लाइट का पेनिट्रेशन कम है मतलब कम, वहाँ पर इनसफिशिएंट फोटोसिंथेसिस दिखाई देगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और एपोटिक जोन क्या है, बियॉन्ड 200 मीटर, मतलब 200 मीटर से भी ज़्यादा गहराई, मतलब वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा जगह है, डार्कनेस है, इसीलिए नो लाइट, हैविंग नो लाइट। नो लाइट मतलब वहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेराइन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ईस्चुरिन वाटर इकोसिस्टम से बाकी जितना भी इकोसिस्टम है और एक क्लास लगेगा हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए। मतलब जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है ना, वो कितना बड़ा है आप भी खुद सोचिए। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसे टाइप ऑफ इकोसिस्टम आया तो जरूरी नहीं कि सब कुछ लिखे, थोड़ा थोड़ा सबको हिंट्स देना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा सबको टच करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका ऐसा आएगा, राइट डाउन द मेराइन इकोसिस्टम, राइट डाउन द ईस्चुरिन वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का क्लास आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।